सभी को इस एक्सक्लूसिव लाइव मास्टर क्लास में स्वागत है। आज के इस गूगल मीट क्लास को हम एकदम सीधे स्लाइड 1 से शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है इंडियन डांस फॉर्म्स, एक परिचय। हाँ, और सभी को मेरी तरफ से भी हेलो। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल। तो अब स्लाइड 1 आपकी स्क्रीन पर है। आज का हमारा मिशन सिर्फ इन डांस फॉर्म्स के बारे में ऊपरी जानकारी लेना नहीं है। हमने विकिपीडिया और कुछ एकेडमिक रिसर्च पेपर्स को बेस बनाया है। राइट। और इन सोर्सेस के जरिए हम बेसिकली इनकी आत्मा और इनके सर्वाइवल की कहानी समझने वाले हैं, वो भी बिना किसी भारी जार्गन के, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सही कहा आपने। और क्लास की शुरुआत में ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। भारत में जो हमारी संगीत नाटक अकेडमी है ना, वो मुख्य रूप से 8 डांस फॉर्म्स को क्लासिकल का दर्जा देती है। सिर्फ 8 फॉर्म्स को है ना? हाँ, सिर्फ 8। और हर एक फॉर्म किसी स्पेसिफिक राज्य और वहाँ के कल्चर से जुड़ा है। पर इन्हें हमें सिर्फ एक डांस स्टाइल की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक्चुअली एक जेता जागता आर्काइव है, एक हिस्ट्री का आर्काइव। वाओ। तो इसी बात पर स्लाइड 2 की तरफ बढ़ते हैं। द रूट्स, नाट्यशास्त्र और रसा थ्योरी। इन फॉर्म्स को समझने से पहले इनकी नींव को देखना होगा, है ना? बिल्कुल। बिना बेस के बिल्डिंग नहीं समझ आएगी। एग्जैक्टली। तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि नाट्यशास्त्र को भरता मुनि ने लिखा था करीब 200 BCE से 200 CE के आसपास। इसमें 36 चैप्टर्स और लगभग 6000 वर्सेस हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है। हाँ, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रसा थ्योरी, जिसका मतलब है आर्ट का एसेंस या जूस। इसका बेसिकली मकसद ये था कि ऑडियंस को एक अलग पैरेलल रियलिटी में ले जाना। हाँ, जहां वो एक स्पिरिचुअल खुशी महसूस कर सकें। और इसी वजह से ना क्लासिकल डांस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नृत्य यानी प्योर फास्ट मूवमेंट, जिसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, राइट? सही पकड़ा, उसमें सिर्फ रिदम होती है। फिर आता है नृत्य, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस और इमोशंस जुड़ जाते हैं। और आखिर में नाट्य, मतलब पूरा ड्रामा या कहानी। अच्छा, तो अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम या सोर्स कोड है, और ये जो बाकी सारे क्लासिकल डांसेस हैं वो उसके अलग-अलग ऐप्स हैं? ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। आप चाहे नॉर्थ का डांस देखें या साउथ का, जो मुद्राज हैं यानी हाथ के इशारे और अभिनय हैं, वो इसी सोर्स कोड से आते हैं। मेक सेंस। तो चलिए देखते हैं कि ये पहला ऐप साउथ इंडिया में कैसा दिखता है। स्लाइड 3 पर आते हैं, भरतनाट्यम और मंदिरों की ज्योमेट्री। हाँ, भारतनाट्यम, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। राइट। और नोट्स के हिसाब से इसे पहले सदिरात्तम कहा जाता था। 1932 में इसका नाम बदला गया था। इसमें जो पोस्चर होता है ना, वो एकदम फिक्स्ड होता है। हाँ, अपर टॉर्सो एकदम स्ट्रेट और फिक्स्ड होता है इसमें। और पैर बाहर की तरफ झुके हुए और घुटने मुड़े होते हैं, जिसे अरामांडी पोस्चर कहते हैं शायद। बिल्कुल। इस ज्योमेट्री का रीजन ये है कि जब आप घुटने मोड़ते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के पास आ जाता है, उससे बैलेंस बनता है। अच्छा, लेकिन इस डांस का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एंगल भी है। ये देवदासी कल्चर से जुड़ा था, है ना? जो मंदिर की नर्तकियां होती थीं। हाँ, हिस्टोरिकली ये मंदिरों के अंदर ही परफॉर्म होता था। तो इस पे मेरा एक सवाल है। ब्रिटिश कॉलोनियल दौर में इसे बैन कर दिया गया था, तो इस देवदासी सिस्टम को लेकर इतना विवाद या कंट्रोवर्सी क्यों थी उस वक्त? देखिए, अगर हम इसे न्यूट्रल लेंस से देखें तो एंशिएंट टेक्स्ट में इन्हें भगवान की सेविका बताया गया था। ये आर्ट की गार्डियंस थीं। राइट, कॉर्टिसन्स नहीं थी। एग्जैक्टली। पर जो कॉलोनियल एंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने विक्टोरियन मोरालिटी के चश्मे से इसे देखा। उनको लगा कि पब्लिक में डांस करने वाली महिलाएं सिर्फ कॉर्टिसन्स ही हो सकती हैं। तो बेसिकली उन्होंने कल्चर को गलत इंटरप्रेट किया। हाँ, उन्होंने इसे पूरी तरह से मिसरिप्रेजेंट किया। इसीलिए किसी आर्ट को समझने के लिए उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत जरूरी है। सही बात है। अब साउथ के इस स्ट्रिक्ट मंदिर ट्रेडिशन से निकलकर हम नॉर्थ इंडिया चलते हैं। हाँ, स्लाइड 4, कथक, भक्ति और दरबार का संगम। ये ट्रांजिशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ माहौल एकदम बदल जाता है। बिल्कुल। तो कथक शब्द आया है कथा से, यानी कहानी। शुरुआत में ना कथाकार्स होते थे जो गांव-गांव घूमकर एपिक सुनाते थे। हाँ, ट्रैवलिंग बार्ड्स की तरह। लेकिन फिर मुगल दौर आता है, खासकर अकबर के वक्त, और इसमें पर्शियन एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। मतलब कॉस्ट्यूम्स बदल गए और सूफी डरविशेस की तरह वो तेज चक्कर इसका हिस्सा बन गए। हाँ, और इसके 3 मेन घरानास डेवलप हुए। लखनऊ, जहाँ ग्रेस और एक्टिंग पे फोकस था,
जयपुर जहां फास्ट फुटवर्क था और बनारस जो थोड़ा स्पिरिचुअल था। ये तो कमाल है। कथक तो एक तरह का कल्चरल स्पंज लगता है मुझे, जिसने भक्ति मूवमेंट और मुगल एस्थेटिक्स दोनों को सोख लिया अपने अंदर। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा रीजन थी मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। अच्छा, पेंटिंग्स ने डांस को कैसे अफेक्ट किया? जैसे मिनिएचर आर्ट में लाइंस बहुत लीनियर और प्रिसाइज होती है ना, वैसे ही कथक के मूवमेंट्स एकदम शार्प हो गए दरबार के हिसाब से। ओह वाओ! तभी उनके चक्कर और रुकने का स्टाइल इतना प्रिसाइज होता है। हाँ, और आमद और सलामी जैसे नए शब्द इसके ग्रामर में शामिल हो गए थे उस दौर में। क्या बात है। अब इस फ्यूजन के बाद ना हम नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं, जो एकदम अलग एनर्जी लेकर आता है। स्लाइड 5, कथकली, एक मार्शल आर्ट ड्रामा। कथकली का विजुअल इम्पैक्ट एकदम अलग होता है। ये केरला का डांस फॉर्म है। राइट, और इसकी स्टोरीज को अत्ता कथा कहते हैं, है ना? हाँ, अत्ता कथा। और ट्रेडिशनली इसमें सिर्फ मेल डांसर्स ही परफॉर्म करते हैं। और इसमें मार्शल आर्ट्स के जंप्स भी होते हैं ना। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी वो है इसका मेकअप सिस्टम, जो गुना थ्योरी पर बेस्ड है। बिल्कुल, सत्वा यानी अच्छाई, हाँ, राजस मतलब पैशन या ईगो, और तमस जो बुराई को दिखाता है। हाँ, तो मैंने सोचा कि मेकअप का ये सिस्टम तो बिल्कुल एंशिएंट सुपर हीरो मूवीज जैसा लगता है मुझे, जहां आप कैरेक्टर का रंग देखकर ही पहचान लेते हैं कि वो हीरो है या विलन। ये सुपर हीरो वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है एक्चुअली। ये विजुअल कोडिंग ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। बिना कुछ बोले ही सब समझ आ जाता है। एग्जैक्टली। कथकली का श्रृंगार कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल टूल है जो डार्क माहौल में ऑडियंस पर इम्पैक्ट डालता है। फैंटास्टिक। अब मार्शल आर्ट्स और इस साइकोलॉजी से निकलकर हम चलते हैं ओडिशा। स्लाइड 6, ओडिसी, पत्थर में लिखी कविता, पोएट्री इन स्टोन। ओडिसी का हिस्ट्री बहुत पुराना और थोड़ा ट्रैजिक भी रहा है शुरुआत में। हाँ, हमारे सोर्सेज कहते हैं कि इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उदयगिरी की मंचापुरी केव्स में मिलते हैं, जो 2nd सेंचुरी BC के हैं। सही है। और इसमें दोहरी परंपरा थी। एक थे महारीज जो मंदिरों में डांस करती थी, और दूसरे थे गोटीपुआज, है ना, जो लड़के औरतों के कपड़े पहनकर मंदिर के बाहर मेले वगैरह में एक्रोबैटिक डांस करते थे। बिल्कुल। और फिर वही हुआ 1860s में ब्रिटिश एंटी डांस मूवमेंट आया और उन्होंने मंदिरों में डांस लगभग बंद ही कर दिया। तो यहाँ पर मेरा एक बेसिक सवाल है, जब ब्रिटिशर्स ने महर्षिस को बैन कर दिया, तो क्या इस आर्ट को जिंदा रखने में इन गोटीपुआज का सबसे बड़ा हाथ था उस वक्त? आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। एक तरह से इन लड़कों ने ही बैकअप ड्राइव का काम किया। क्योंकि इन पर बैन नहीं लगा था। राइट, क्योंकि लड़कों के डांस पर वो मॉरल फिल्टर नहीं था उनका। तो यही गोटीपुआज आगे चलकर बड़े गुरु बने, जैसे गुरु केलुचरण मोहापात्रा। उन्होंने ही इस आर्ट को दोबारा सिखाया। तो मतलब जब कला को फोर्स से दबाया जाता है तो वो सरवाइव करने के नए रास्ते ढूंढ ही लेती है किसी न किसी तरह। हमेशा। और ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डांसेस सिर्फ कोई हाथ पैर का मूवमेंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी हिस्ट्री, हमारे रिलीजन, पॉलिटिक्स और कल्चरल फ्यूजन्स का एक जीता जागता आर्काइव है। बिल्कुल। ब्रिटिश बैन हो या मुगल दरबार्स, इन कलाओं ने खुद को हर बार अडेप्ट किया है। हाँ, उन्होंने हमेशा एक नया रास्ता निकाला है। और इसी से मुझे एक ख्याल आता है जो मैं क्लास खत्म होने से पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बताइए। अगर इन कलाओं ने पिछले 2000 सालों में नए एम्पायर्स और कॉलोनियल बैंड्स के मुताबिक खुद को इतना बदला है, तो आज के इस ग्लोबलाइज्ड और डिजिटल इंटरनेट के दौर में ये कैसे बदलेंगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? मतलब क्या सोशल मीडिया और जो ये वायरल ट्रेंड्स हैं, क्या वो आज का नया रॉयल कोड बनेंगे जो इन क्लासिकल डांसेस का ग्रामर फिर से लिख देंगे आगे चलकर? वाओ! क्या ये हजारों साल पुराना सोर्स कोड इन नए ऐप्स के साथ सिंक होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। तो आज की इस एक्सक्लूसिव लाइव मास्टर क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही नए नजरिए से चीजों को देखते रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए। क्लास ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया।